हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो हम लोग अपने पिछले वीडियो की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, जो कि हमारा था बीपीएससी के लिए घटना चक्र पॉलिटी का पार्ट 1। तो पार्ट 2 को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने आपको वीडियो के लास्ट में एक सवाल पूछा था कि लोकसभा का चुनाव कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है लोकसभा के चुनाव में, और यदि कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है, यदि वो कितने वैध मतों का कितना पार्ट वो प्राप्त नहीं कर पाता। तो इसका सही उत्तर है आपका 1/6 पार्ट। अगर कुल डाले गए वैध मतों का अगर इतना पार्ट अगर उसको नहीं मिलता है, इससे कम मिलता है, लेस देन 1/6, तो उसकी जो जमानत होगी वो जब्त हो जाती है। तो ये कहाँ से आया है? ये जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 से आया है, और आपका आर्टिकल 58 है। किसका? पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का आर्टिकल 151 में आपको ये बात बोली गई है। ठीक है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये 2026 तक रहेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो 84वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा जो आपका आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 81 का 3, तो उसमें संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर 2026 तक जो हमारा लोकसभा के सीटों का आवंटन है उसको फिक्स किया गया है। और ये जो आपका डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, ये 1971 की जनगणना पर आधारित। अगला जब भी डिलिमिटेशन होगा वो 2026 में किया जाएगा। तो वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो 1971 के जनसंख्या पर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? यहाँ हिमाचल प्रदेश में सदस्यों की संख्या अधिक है। और हिमाचल प्रदेश में आपके देख लेते हैं, संविधान के भाग अनुच्छेद 6 में 168 और 212 तक, अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस सभा में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्यों को मिलाकर बनेगी। वर्तमान में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी की है 30, जबकि राज्यों की अगर हम बात करें तो सिक्किम का स्थान आता है, तो सिक्किम में 32 है। और सबसे बड़ा आपको पता होगा कि 403 उत्तर प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश में 60 होता है, मेघालय में 60 है, मणिपुर में 60 है, और हिमाचल प्रदेश में आपका 68 है। तो सब सर्वाधिक किसमें हो गया? हिमाचल प्रदेश 68। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो ये होता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन दोस्तों अब 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा ये जो 2 आंग्ल भारतीय नियुक्त किए जाते थे, ये अब नहीं किए जाएंगे। किस एक्ट के द्वारा? याद रखेंगे, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। पहले ये अनुच्छेद 331 के तहत ऐसा किया जाता था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 330 के तहत। ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अनुच्छेद 330 के भाग 1 के उपभाग क में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। वहीं 330 के भाग 1 के उपभाग ख में असम के स्वशासित जिलों की अनुसूचित जनजाति को छोड़कर अन्य सभी अनुसूचित जनजाति के लिए तथा ग में असम के स्वशासित जिलों की अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो 330 के 1 के क में आपका अनुसूचित जाति के लिए है, और ख में अनुसूचित जनजाति के लिए है। लेकिन इस ख में उनको छोड़ दिया जाए जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है आसाम के, उनको छोड़ करके इनका प्रोविजन किसमें किया गया है? तो ग में किया गया है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, आर्टिकल 185 के भाग 2 के उपभाग ख के द्वारा। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति को यह सूचना दे सकता है कि वो विघटित कर सके तो वो कर देगा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा के बैठकों 2 बैठकों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो देखा जाए तो मिनिमम वर्ष में 2 बार तो ये होगा ही होगा, ये तो कंपलसरी है, क्योंकि 6 महीने का अंतर ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। लेकिन अभी देखा जाए तो हमारे देश में
3 सत्र बुलाए जाते हैं लगभग 1 साल में। हालाँकि 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, इसीलिए कम से कम आपको 2 बार तो बुलाना ही पड़ेगा। ये आर्टिकल 85 का 1 कहता है ऐसा। कौन-सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश 80 होता है, बिहार 40 होता है, मध्य प्रदेश 29 होता है और पश्चिम बंगाल 42 होता है। डी आंसर करेक्ट है। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो आपको पता होगा कि बिहार और महाराष्ट्र है। बिहार में 40 है आपका। हालांकि दोस्तों पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल पड़ता है बिहार से ऊपर। हालांकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है पश्चिम बंगाल में, इसीलिए ये आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। तो प्रश्न काल के समय 3 नए राज्य नहीं बने थे। उस समय बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 54 तथा मतलब ये सवाल पूछा गया था 1994 में। तब अगर देखा जाए तो सीटों की संख्या बिहार में ज्यादा थी। हालांकि अब चीजें बदल चुकी हैं। अब आपका आता है पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, द्वितीय नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, ठीक है, और चौथे नंबर पे आपके आता है बिहार, तमिलनाडु। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। लोकसभा का पहला चुनाव जो था 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को। चुनाव कब हुए थे? 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 तक। कुल कितने सीट थे? तो 489 सीट। राज्यसभा में सीटों के लिए चुनाव हुआ था, 489 सीट के लिए चुनाव हुआ था। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो सही उत्तर है आपका उसकी जनसंख्या के अनुपात। और इसका निर्धारण कौन करता है? तो संविधान की 4थी अनुसूची करती है सीटों का निर्धारण। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अनुच्छेद 83 का 1। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। इसे विघटित नहीं किया जा सकता। सभी सदस्य आजीवन सदस्य रहते हैं। तो अस्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसी को नहीं, क्योंकि ये एक अस्थायी सदन होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो आपके सही उत्तर हो जाएगा 12। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 89 का 1 और अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष आपका उपराष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो 1900 अगर देखा जाए ये सवाल 1999 में पूछा गया था, तो उस वक्त थे पीएम सईद। आप कमेंट करके बताओ कि अभी आपके लोकसभा में उपाध्यक्ष कौन है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। तो 6 महीने का अंतराल होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या होता है? क्या वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, निलंबित प्रस्ताव, स्थगन प्रश्नकाल या प्रश्न उत्तर काल? तो इसका आंसर जो है कोई विकल्प सही नहीं है। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा के द्वारा शुरू करने से पहले के समय को लोकप्रिय नाम शून्यकाल से जाना जाता है। चूंकि यह मध्याह्न 12 बजे से शुरू होता है, शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल में मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टता बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः दिए गए प्रश्न में जो कोई विकल्प सही नहीं है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे आपका संबंधित है? तो ये नीति कार्यान्वयन से है, सेपरेशन ऑफ पावर। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है, जिसमें सचिवालय नीति निर्माण करता है, जबकि क्रियान्वयन संबंधी कार्य जो निकाय है वो एजेंसी के द्वारा किया जाता है या निकाय के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो आपका अधीनस्थ विधान पर समिति, और ये आपका 2022 में पूछा गया था। संसद की अधीनस्थ विधान पर समिति 15 सदस्यों की स्थायी समिति है। यह समिति कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान
और संसद को रिपोर्ट देती है। आम आदमी पार्टी कैसी पार्टी है? तो ये कोई रहे, आपका ये एक राज्य पार्टी है, एक क्षेत्रीय पार्टी है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। पंजीकृत पार्टी भी है। हालाँकि दोस्तों ये 2022 में हुए गुजरात चुनावों में इसको 6% वोट मिल चुका है और इसके पास पहले से ही गुजरात, अ दिल्ली, पंजाब, गोवा और अब गुजरात में, तो 4 राज्यों में इसके वोटर्स हो गए हैं, इसीलिए अब इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन जब ये क्वेश्चन 2019 में आया था, तब तक ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी, लेकिन 2022 में ये राष्ट्रीय पार्टी होने जा रही है। ठीक है ना? इसने सारा क्राइटेरिया अपना पूरा कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या-क्या आपका ज़रूरी है राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए। तो अन्य दलों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त घोषित किया जाता है। राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए निम्नलिखित वार्ताएँ पूरी करना पड़ता है। यदि उस दल को राज्य विधानसभा के आम चुनावों में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो, इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त किए हों, मतलब 2 सीट जीते हों, या कि जितने वोट डाले गए उसका कम से कम 6% वैध वोट डाले गए, उसका कम से कम 6% उनको मिलना चाहिए। यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य के लोकसभा में कम से कम 1 सीट, यहाँ राज्य विधानसभा में 2 सीट, यहाँ 6% और लोकसभा में कम से कम 1 सीट। यदि उस दल ने राज्य के विधानसभा में कुल 3% वोटें या 3 से ज्यादा सीटें प्राप्त की हों, ठीक है ना? यदि उस राज्य की आवंटित प्रत्येक 25 सीट के अनुपात में कम से कम 1 सीट जीती हो, यानी कि हर 25 सीट पर 1 सीट वो जीता हो। ये बात है, ऑप्शन ई आपका सही आंसर। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, ऐसे विधेयक पर प्रचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों संसद में मतभेद हो। तो आपका ऑप्शन केवल 4 सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और आर्टिकल 108 कहता है आपका कि ज्वाइंट सिटिंग होनी चाहिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो आपको पता होगा कि संविधान हमारे राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊपर रखा गया है। दिल्ली क्या है? तो दिल्ली आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपना विधानसभा है ना? तो आपके 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर आपका विधानसभा है। कौन-कौन? एक आ गया हो गया दिल्ली और एक आपका हो गया पुडुचेरी और एक आपका हो गया जे एंड के। तो जे एंड के में अभी चूँकि वहाँ पर गवर्नर का अभी यूटी है। जिस दिन इसको स्टेटहुड का दर्जा मिल जाएगा, यहाँ पर उसका विधानसभा फिर से अस्तित्व में आ जाएगा। तो हालाँकि अभी नहीं है, अभी सिर्फ दिल्ली और पौंडीचेरी में ही है। एज़ अकॉर्डिंग टू द 2022 लेटेस्ट। सिक्किम भारत का राज्य कब बनाया गया था? तो 35वें संविधान संशोधन के तहत 1974 ईस्वी में। तो 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद, ऑप्शन इसका डी है, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि राज्य बनाने के लिए आपको कोई भी संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल का राज्य बनाना संसद के प्रधानों के द्वारा संभव है। ठीक है ना? ये संसद कर सकती है ऐसा। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, कि अध्यक्ष कौन है? तो एमएन वेंकट चलैया थे आपके। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका गठन फरवरी 2000 में किया गया था। इसके आयोग थे जस्टिस एम.ए. वेंकट चलैया। आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 31 मार्च 2002 को सौंपी थी। और ये संविधान समीक्षा आयोग था, याद रखेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो भारत के संविधान के द्वारा भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना करी गई है। तो अनुच्छेद 124 में
न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है। जबकि संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 थी। यानी कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस वक्त हमारे सुप्रीम कोर्ट में सदस्यों की संख्या कितनी थी? मात्र 7 थी। संसद ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या 1956 में अधिनियम यानी संशोधित करके इस संख्या को 10 कर दिया, 1960 में 13 कर दिया, 1977 में 17 कर दिया, 1986 में 25 कर दिया, 1908 में 30 कर दिया और 1933 में 2019 में 33 कर दिया। तो देखिए कितनी बार बढ़ाया गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार। तब से लेकर के 6 बार संशोधन हुआ। किसमें? तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल नंबर अमेंडमेंट एक्ट ये आया है 1956 में। इसमें संशोधन करके हर बार सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ाया जाता है। घटाया तो नहीं जाता है, मतलब परिवर्तित किया जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? यानी सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है? तो ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत पहले का है, अब इसका कोई मतलब नहीं है। अब तो इसकी संख्या 33 है। इसका कोई महीन बनता है व्याख्या करने का। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं आपका। और एक कॉलेजियम सिस्टम बनी हुई है। कॉलेजियम सिस्टम के सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। किसमें? सर्वोच्च न्यायालय में। आर्टिकल 24 के 2 के अनुसार। और ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। अब ये भी आर्टिकल आपका 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ज्ञातव्य हो कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या किसमें निहित होती है? तो संसद के पास होती है। और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या विहित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की उम्र क्या है? तो आपका 65 साल होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 124 के 2 के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा क्या है? 65 ईयर्स है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र लिखकर किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। और ये भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियां, प्रक्रिया एवं न्याय क्षेत्र शामिल है। याद रखेंगे आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है कि उसका गठन, उसका स्वतंत्रता, उसकी शक्ति, उसकी प्रक्रिया क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या हो है? क्या हो यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, एक बार फिर से सुन ले, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, पहली बात तो कि न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू। तो इसका मतलब है कि आपका किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ये रिव्यू करती है कि जो भी कानून बना है वो क्या किसी फंडामेंटल राइट के, जो हमारा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको वायलेट तो नहीं करता है। ठीक है ना? न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य केंद्र के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यदि केंद्र या किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें शून्य घोषित कर सकता है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो पहली बात तो ये संविधान पे आधारित है, कानून द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया है और परंपरा पर आधारित है। ठीक है ना? ये आपका ऑप्शन इज द राइट आंसर है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं। आर्टिकल 154 का 1। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक कार्यपालिका का वर्णन है। याद रखेंगे 153 से लेकर के 167।
यह राज्य जो राज्य का कार्यपालिका होता है उसके बारे में वर्णन है। तो वहीं पर आपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और जो एडवोकेट जनरल होते हैं उनके बारे में बताया गया है। संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, कौन-कौन सम्मिलित है? तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ऑप्शन डी है केवल इसका सही आंसर। आर्टिकल 168 के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं जो उनके पद में निहित है। तो अनुच्छेद 172 के 2 के द्वारा, ठीक है ना, राज्यपाल निर्देश दे सकते हैं विधानसभा सत्र को आहूत करने के लिए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175 के 2 के अनुसार राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश राज्य के विधानमंडल के सदन या दोनों सदनों को भेज सकेगा, जिस पर सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है कि वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? तो आपका विधान पालिका की परिषद जो होती है वो, तो आप विधान पालिका या विधानमंडल या आप जिसको विधान परिषद भी कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो आपका सही उत्तर है उद्योगपति की श्रेणी से। संविधान के अनुच्छेद 171 3 के प्रावधानों के तहत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। इसमें 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय के द्वारा, 1/3 लोकल गवर्नमेंट, 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष के लिए स्नातक द्वारा, ये ग्रेजुएट, और 1/12 सदस्यों को न्यूनतम 3 वर्ष के अध्यापन कर रहे लोगों के द्वारा, तो 1/2 ये ग्रेजुएट टीचर के द्वारा, और 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा। 1/3 जो विधानसभा के सदस्य हैं वो अपने में से चुनते हैं, और 1/12 सदस्य, और इसके अलावा जो बच जाते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अतः उद्योगपति श्रेणी से राज्य विधान परिषद में कोई भी सदस्य नहीं चुने जाते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है तो केंद्रीय संसद के द्वारा किया जा सकता है। तो आर्टिकल 169(1) के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार संसद को है। संसद को ऐसा तब कर सकेगी जब ऐसा प्रस्ताव राज्य विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत या उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया गया हो। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो आपका ऑप्शन डी के जो दिया गया उसमें सिर्फ बिहार में है। ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। अभी देखा जाए तो 6 राज्य में है, कौन-कौन? बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आपका विधान परिषद है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है। आर्टिकल 179 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। तो ये किसने कहा था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये कहा था। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में यह निर्णय दिया कि यदि विधि के उपबंधों को विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक कहकर तलाक लिया जाता है तो ऐसा तलाक गैर कानूनी होगा। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो ऑप्शन सी एंड डी दोनों सही है, यानी कि गुवाहाटी और मुंबई दोनों केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए है। इसकी क्षेत्र मतलब इसमें कौन-कौन से राज्य शामिल है? असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। जबकि मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली और दमन दीव तथा गोवा भी है। तो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है का प्रकार है या किस प्रकार की याचिका है? ये टाइटल सूट है दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वत्व अधिकार मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 2 समुदायों ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के जमीन पर संपत्ति पर अपने दावे पेश किए हैं। स्वामित्व से जुड़ा हुआ मामला है कि ये जमीन उस खास धर्म को बिलोंग करती है या
नहीं कर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो आर्टिकल 324। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो आपका अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ और राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती हो या उसको कम करती हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार। अनुच्छेद 245 केंद्र और राज्य के मध्य संवैधानिक शक्तियों का विस्तार। और अनुच्छेद 326 जो है लोकसभा में और विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। ये अलग-अलग आर्टिकल्स के बारे में। लिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो आपका शिक्षा आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280 फाइनेंशियल कमीशन का गठन किया गया। केंद्र एवं राज्यों के मध्य कर मतलब टैक्स रेवेन्यूज के बंटवारे के लिए आर्टिकल 280 में राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य के संघीय वित्त आयोग का संबंध रखता है तो राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 15 मार्च 1950 को की गई थी। तो अब ये है नहीं तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता है। इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को क्या आ गया था? नीति आयोग आ गया है। उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली-जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। तो आपका ऑप्शन था तेलुगु देशम पार्टी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 12वीं एवं 13वीं लोकसभा के स्पीकर जीएमसी बालयोगी थे जो तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे। वह दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की साझा सरकार में शामिल नहीं हुआ था। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो चुनाव आयोग को है। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में लिखित में से कथनों पर विचार करिए। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। तो सब के सब आपके सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लिखित में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया? तो 1987 ईस्वी में इसने जमा किया था। तो सरकारी आयोग का जो गठन था केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए किया गया था जिसने 27 अक्टूबर 1947 को अपना रिपोर्ट सौंपा था और इसने कुल 247 सिफारिशें करी थी। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 40 क्योंकि ये राज्य का विषय होता है, स्टेट लिस्ट का विषय होता है। पंचायती राज विषय है राज्य की सूची का ये विषय है। ये पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 के जी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कितने हैं? 29 सब्जेक्ट्स। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसमें पंचायत से संबंधित 29 कार्यों की सूची है। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं है? तो ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। ये 2022 में पूछा गया था दोस्तों। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है जिसमें कुल 29 विषय शामिल है। पुस्तकालय, ईंधन, चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघु वन उपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि विषय इसमें शामिल है। लेकिन ग्रामीण खेल जो है 11वीं अनुसूची में नहीं है। लिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो ग्रामीण पंचायत का निर्माण हुआ है। भाग 9 अनुच्छेद 243 से लेकर के 247 नोट तक। ये बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर जो कि 1957 में बनी थी 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को अपनाया गया था। और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो थी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में स्थापित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और 73वें संविधान संशोधन 1992 को इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। ये आपका डीपीएसपी है दोस्तों। तो संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। राज्य नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो आर्टिकल 40।
सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो स्थानीय जनता की, क्योंकि ये लोगों के द्वारा ही चुना जाता है। भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व कौन करता है? लोगों की हिस्सेदारी, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास सब सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गाँवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। इसमें से सभी, तो इसमें से सभी है। पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो भारतीय संविधान संशोधन 73वें 1992 के तहत और आर्टिकल 40 के तहत पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली क्या है? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, उसका अध्यक्ष कौन थे? तो आपके थे बलवंत राय मेहता कमेटी 1957। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जिसने अपनी रिपोर्ट 1978 में सौंपी थी। और 1985 में जी बी के राव समिति का गठन किया गया था। दोस्तों, अगर जिनको पंचायती राज से कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा एक सेपरेट वीडियो स्थानीय स्वशासन पर बनाया हुआ है, प्लीज जाके आप उसको वहां पर देखें, आपको मिल जाएगा। पूरी तरीके से हमने पंचायती राज को एक ही वीडियो में कवर किया हुआ है। और 1986 में क्या बनी थी? एल.एम. सिंघवी समिति बनी थी। 1988 में पी.के. थुंगन समिति का गठन किया गया था। और एल.एम. सिंघवी कमेटी ने पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो ग्रामवासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण। ये आपका सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को प्रमोट करता है। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए समिति बनी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? स्वायत्तता, लोक सहभागिता, स्थानीय संविधान में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, स्थानीय संविधान को सशक्त बनाना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में और प्रारंभ हुई, और कहाँ हुई? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का अधिकार है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों की सिफारिश की थी, गठन की सिफारिश की थी। इनकी सिफारिश के आधार पर जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया था। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू किया था, जो कि दूसरा राज्य बना था। पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया था कहाँ पे? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता कमेटी ने आपका न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अशोक मेहता कमेटी का गठन जो था 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने किया था, और ये किया गया था पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए, और जिसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें उन्होंने न्याय पंचायत की स्थापना को बल देने की सिफारिश की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य आता है, स्वच्छता और जनोपयोगी सेवाएं आते हैं, लेकिन सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव इसके अंतर्गत नहीं आता है। पंचायती राज प्रणाली की सूची में रखा गया है? तो राज्य सूची में रखा गया है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची का विषय है, और ये राज्य सूची के जो लिस्ट है, लिस्ट 5 में है। ये किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण दिया है? तो आपका सभी राज्यों ने दिया है। बिहार है, उत्तराखंड भी है, मध्य प्रदेश भी है और हिमाचल प्रदेश भी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण को वैध किया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में महिलाओं को 50% स्थान है पंचायत में आरक्षित किए गए। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया गया था? ऑप्शन बी, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, उन्होंने 2010 तक ही कर दिया था। 73वें संविधान संशोधन कानून की संवैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो 64वां संविधान संशोधन बिल से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधानिक शुरुआत जो है मूलतः 64वें संविधान संशोधन बिल के द्वारा हुई थी। इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मई
1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया था। हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पारित न होने के कारण व्यक्तिगत हो गया था। इसके बाद 72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ था। देखिए, शुरुआत हुई थी आपके 64वें संविधान संशोधन बिल से। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ? तो आपका 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। संविधान सभा का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका जुडिशियल रिव्यू नहीं आता है। जुडिशियल रिव्यू अगर सुप्रीम कोर्ट की संस्था है, सुप्रीम कोर्ट का शक्ति है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो 1951 में लाया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15 का 1, 19 का 1 का 6, 19 का 2, 31, 85, 87, 174, 176, 341, 342 और 343 में संशोधन किए गए थे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन था, इसमें संविधान के बहुत सारे मौलिक प्रावधानों को बदलने की कोशिश की गई थी, इसीलिए यह लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करना था, जिसमें संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को इस मामले में निर्णित संविधान के आधारभूत ढांचे को संशोधन करने से रोका गया था। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका साहब कालेलकर थे। संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन 19 जनवरी 1953 को हुआ था। 29 जनवरी 1953 को हुआ था। इस आयोग के अध्यक्ष बाबा साहब काका साहब कालेलकर थे। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जबकि उन्हें हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति उन्हें इसी आधार पर हटा सकते हैं जिन आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जाता है। गौरतलब हो कि भारतीय संविधान के भाग 14वें के अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता शक्ति के अलावा गठन, सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्तगी इत्यादि का उल्लेख मिलता है। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो M3 संस्करण है ये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया और तंत्र का अधीक्षण करने के लिए संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपबंध अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। तो जो आपका पारदर्शी व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसको वीवीपैट के नाम से जाना जाता है, उसका इस्तेमाल हो रहा है और ये M3 संस्करण है। भारत के वरीयता क्रम में लिखित में से कौन पहले आता है? अनुक्रम टेबल ऑफ प्रेसिडेंस केंद्र और राज्य सरकारों को, इसका ऑप्शन ई है। वैसे वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1989 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यूपीएससी, मुख्य निर्वाचन आयोग सीईसी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को वरीयता क्रम में एक समान 9 का क, तो यूपीएससी अध्यक्ष, मुख्य चुनाव और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनको एक ही में रखा गया है। जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें और के बाहर 17वें क्रम पे रखा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मुकदमे एवं कार्यवाही से। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद एवं कार्रवाइयां का उल्लेख है। 302 में व्यापार वाणिज्य समागम पर निर्बंध स्थापित करने की शक्ति और अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है। तो ये है आपका 300, ये है 302 और ये है। तो दोस्तों यही था आज का हमारा वीडियो। इसमें हमने पॉलिटी को प्रीवियस ईयर में जितने पूछे गए थे हम लोगों ने सबको कवर कर लिया। अब हम अगले वीडियो में जो घटना चक्र का हमारा ज्योग्राफी होगा उसको लाने की कोशिश करेंगे। तो आपको कैसा वीडियो लग रहा है? प्लीज अगर आपने
हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर के देखिए और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमें सुझाव देना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।